नमस्कार दोस्तों। 30 मई को भारत ने 40 दिन के लॉकडाउन में बड़ी छूट दी है और ऑरेंज और ग्रीन जोन में लगभग सारे सुविधाएं अब चालू हो गई हैं। सिर्फ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में कुछ सुविधाएं अभी बाधित हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल सबके सामने वो ये है कि कोरोना वायरस आगे किस तरह बढ़ेगा। क्या ये आने वाले कुछ समय हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा या हमें कुछ और वक्त सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी, वैक्सीन कब तक आएगी। इन सब बातों को समझने के लिए हम आज 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले कि कोई वायरस ट्रांसमिशन किस तरह से होती है। दूसरा, हर्ड इम्यूनिटी, जो कि आजकल काफ़ी सुना जा रहा है, ये क्या होती है। और तीसरा, वैक्सीन की डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं जिसमें एक वैक्सीन डेवलप होती है किसी वायरस की, और लगभग कितना टाइम लग सकता है उस वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए। सबसे पहले देखते हैं वायरस ट्रांसमिट किस तरह से होता है। तो वायरस की ट्रांसमिशन को समझने के लिए 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर और दूसरा है जेनरेशन इंटरवल। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है कि यदि किसी वायरस को किसी भी तरह से कंटेन नहीं किया जाए, किसी तरह का लॉकडाउन नहीं किया जाए, किसी तरह की कोई दवाई एडमिनिस्टर नहीं की जाए, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो एक अनकंट्रोल्ड वायरस या वायरस का कैरियर कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है, कितने लोगों को वो वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। इस मल्टीप्लायर को फिलहाल आर कहते हैं। तो वायरल ट्रांसमिशन में 3 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि ये जो मल्टीप्लायर है कि एक अनकंट्रोल्ड वायरस कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। या तो ये वायरस की वैल्यू 1 से कम होगी, या 1 के बराबर हो सकती है, या वो 1 से ज़्यादा होगी। 2, 3, 5 या 10 भी हो सकती है। मतलब एक वायरस 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। आइए इन तीनों परिस्थितियों को समझते हैं कि इनमें क्या होता है। अगर जो मल्टीप्लायर है वायरस का वो 1 से कम है, मतलब एक आदमी 1 से कम आदमी को इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे एक वायरस अगर सिर्फ 0.5 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो ये वायरस धीरे धीरे खुद कम होता जाता है और ख़त्म हो जाता है। इस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम वायरस के कंट्रोल पर आएंगे तो यही पैटर्न हम एक बार फिर से देखेंगे। दूसरा, जब वायरस की वैल्यू 1 रहती है, यानी कि एक आदमी को इन्फेक्ट करता है, इस स्थिति में वायरस टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या न बढ़ती है न कम होती है, वो लगभग स्थिर रहती है। इसके एग्जाम्पल में हम HIV वायरस को समझ सकते हैं, जिसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े लोगों को इन्फेक्ट करता है। इसको एंडेमिक बोला जाता है। और तीसरी जो हमारे पास स्थिति है वो है कि जो मल्टीप्लायर है वो 1 से बड़ा होता है। ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 10, 12, 15 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि एक इन्फेक्टेड आदमी जो वायरस को कैरी कर रहा है वो 1 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे अगर एक इन्फेक्टेड आदमी 3 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो लगभग 4 जनरेशन के बाद ये 27 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा होगा। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जब वायरस 1 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, एपिडेमिक या महामारी कहा जाता है। जितना मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी से वायरस फैलेगा। एक बहुत ही इन्फेक्टेड
वायरस का एग्जाम्पल है मीज़ल्स, या जिसे खसरा या माता भी कहा जाता है। इसका मल्टीप्लायर 12 से 18 है, यानी कि एक इन्फेक्टेड आदमी 12 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर मीज़ल्स या खसरे की हम साइकिल देखें, वायरस की साइकिल देखें, तो पहली स्टेज में एक आदमी 12 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। दूसरी स्टेज में 144 इन्फेक्टेड आदमी हो जाते हैं। तीसरी स्टेज पर ये नंबर 1700 पार कर जाता है, और अगर ये 5वीं स्टेज तक जाए तो ये लगभग 20,000 के करीब हो जाता है। तो एक कैरियर 5 स्टेजेस के बाद लगभग 20,000 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। दूसरी बात जो हमें वायरस ट्रांसमिशन में समझनी है वो है जनरेशन इंटरवल। जनरेशन इंटरवल का मतलब है कि एक वायरस इन्फेक्ट करने में कितना टाइम लेता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में कितना टाइम उसको लगता है। जितना छोटा ये टाइम होगा उतनी बीमारी ज़्यादा इन्फेक्ट जल्दी करेगी और ज़्यादा इन्फेक्शस होगी। जैसे खसरे के ही एग्ज़ाम्पल में, अगर एक आदमी 10 दिन में 12 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, यानी कि ये साइकिल 10 दिन की है, तो लगभग 20 दिन में 144 लोग इन्फेक्ट होंगे और एक महीने में 1700 लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे एक ही कैरियर से। और अगले 10 दिन में, यानी कि 40 दिनों में, ये संख्या 20,000 हो जाएगी। मतलब एक आदमी 40 दिन में लगभग 20,000 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होगा। सो मीज़ल्स में जो मल्टीप्लायर है वो 12 हैं, और इसकी ड्यूरेशन हम 10 दिन की मान के चल रहे हैं। एक साइकिल की ड्यूरेशन 10 दिन की है। अब जब भी कोई महामारी फैल जाती है तो सिर्फ 2 ही रास्ते हो सकते हैं। या तो जो उसका कैरियर है उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा और वायरस उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो इन्फेक्टेड आदमी है, जो पेशेंट है, वो उस वायरस के ख़िलाफ़ एक इम्यूनिटी अपनी बॉडी में डेवलप कर लेगा, जिससे वो वायरस आगे कैरी नहीं होगा। अगर वायरस या वायरल बीमारी को रोकने के लिए कोई कोशिश न की जाए तो या तो दुनिया के सारे आदमी वायरस से मर जाएंगे, या सारे आदमी वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल मॉडल है। रियल लाइफ में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आइसोलेशन में हो सकते हैं। आप किसी निर्जन जगह पे या निर्जन टापू पे हो सकते हो। बट थ्योरेटिकली अगर कोई भी वायरस को रोकने के लिए कदम ना उठाए जाएं तो वायरस 2 परिस्थितियों में ख़त्म होगा। या तो उसके सारे कैरियर ख़त्म हो जाएंगे, या फिर जो भी उसका कैरियर है वो धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा और वायरस ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले पैटर्न में देखा था, जब मल्टीप्लायर 1 से कम था तो एक आदमी आधे को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद 0.25, 0.125 और धीरे धीरे इस तरह वायरस ख़त्म हो जाता है। तो सरकारों के पास इस तरह की वायरस की बीमारियों से निपटने के क्या तरीके हैं? पहला तरीका है कि या तो जितने कैरियर आइडेंटिफाई हुए हैं उनको मार दिया जाए या फिर मरने दिया जाए। ये तब हो सकता है जब वायरस एक बहुत छोटे जगह पर जिसे आइडेंटिफाई किया जा चुका है वहाँ पर ही बेस्ड है। बहुत बड़ी जनसंख्या में ऐसा करना संभव नहीं है। बहुत ही सख्त क्वारंटाइन जो कि चाइना ने शायद वुहान में किया था, उसका भी एक कारण ये था कि आप सीधी तरह लोगों को मार नहीं सकते, गोली मारना ज़रूरी भी नहीं है। आप उन्हें इन्फेक्ट होने दीजिए, या तो वो मर जाएंगे या फिर वो उस वायरस के ख़िलाफ़ अपनी इम्यूनिटी, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी खुद ही डेवलप कर लेंगे। सो वुहान का जो बहुत ही सख्त लॉकडाउन चाइना ने किया था, उसका पर्पज़
ये भी था कि वायरस स्प्रेड ना हो, जो इन्फेक्टेड हैं वो या तो खुद ही इम्यूनिटी डेवलप करें या उनकी डेथ हो जाए। तीसरी चीज़ जो किसी वायरल डिजीज़ में हमें समझनी है वो है मृत्यु दर या मॉर्टैलिटी रेट। अगर किसी बीमारी का मॉर्टैलिटी रेट या मृत्यु दर कम है तो लोग बहुत जल्दी एक इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके लिए डेवलप कर लेंगे। तो अगर हम ये सोचें कि किसी कम्युनिटी में किसी वायरल डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी का परसेंटेज P है, तो एक आदमी अगर वो मल्टीप्लायर जो उसका 3 हमने लिया था किसी हाइपोथेटिकल केस में, तो अगर एक आदमी R लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है लेकिन उसमें से कुछ परसेंट ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं, तो अब जो बीमारी है वो सिर्फ R/1 - P इतने लोगों को ही ट्रांसमिट हो सकती है। तो उसका जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हो गया क्योंकि कुछ लोगों में इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। और जब ये इम्यूनिटी P ये 1 हो जाएगी या 100% हो जाएगी तो वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वायरस को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए P का 100% या 1 होना ज़रूरी नहीं है। एक मिनिमम वैल्यू या मिनिमम परसेंटेज ऑफ पीपल अगर इम्यून हो जाते हैं तो वो वायरस धीरे धीरे खुद ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि जब R की वैल्यू 1 से नीचे आई थी तो वायरस 1.5, 0.25, 0.125 उसके जैसे जैसे कैरियर कम होते गए वो वायरस खुद ही डिक्लाइन होता गया। सो मिनिमम वैल्यू जितने लोगों को इम्यून होना पड़ेगा किसी वायरल डिजीज़ को खुद ख़त्म होने के लिए, डिक्लाइन होने के लिए धीरे धीरे, वो है 1 - 1/R। हमने इन्फेक्शन रेट 3 देखा था, तो अगर हम ये माने कि किसी वायरल डिजीज़ का मल्टीप्लायर 3 है तो मिनिमम कितने लोगों को इम्यून होना पड़ेगा कि वो वायरस धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, वो वैल्यू है 1 - 1/3 विच इज़ 0.66 या 66%। तो 66% जनसंख्या अगर इम्यून है, किसी बीमारी से इम्यून हो चुकी है, वैक्सीन से इम्यून हुई है या इन्फेक्ट होने के बाद खुद इम्यूनिटी डेवलप की है, तो 66% लोग अगर इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं तो वायरस डिक्लाइन होने लगेगा और धीरे धीरे एलिमिनेट या ख़त्म हो जाएगा। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। अगर कोई वैक्सीन नहीं बनाई जाती कोरोना वायरस की तो आज या कुछ समय बाद, 6 महीने में, साल में या 2 साल में यही होगा कि 66% लोग इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे और वायरस खुद डिक्लाइन करेगा। अभी हमें ये नहीं पता कि कोरोना वायरस का मल्टीप्लायर 3 है या 4 है, इसके बारे में अभी एनालाइज किया जा रहा है। तो अभी हम कोरोना वायरस का मल्टीप्लायर 3 लेकर चल रहे हैं। सो अगर 3 कोरोना वायरस का मल्टीप्लायर है या एक आदमी 3 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो कम से कम 66% जनसंख्या जब इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी उसके बाद ये वायरस एलिमिनेट हो सकता है। मीज़ल्स या खसरे का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी एक बहुत पुरानी वायरल डिजीज़ है और इतनी पुरानी है कि ये लगभग हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। अक्सर आपने सुना होगा घर में बड़े बुज़ुर्गों को कहते हुए कि एक बार माता ज़रूर निकलती है और दूसरी बार नहीं निकलती, एक बार ही निकलती है। वो इसलिए कि एक बार जब आपको मीज़ल्स या खसरा हो जाता है तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। मीज़ल्स जो बीमारी है वो बहुत हाईली इन्फेक्शियस है। एक आदमी 12 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, जैसे कोरोना वायरस है, आदमियों से आदमियों में फैलती है और इसका मॉर्टैलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ही कम है, 0.3% इसका मृत्यु दर है। और अगर वैक्सीन दी जाए, वैक्सीन का मतलब एक वीक वायरस अगर ऑलरेडी इंजेक्ट किया जाए जिससे बॉडी डेवलप कर ले एंटीबॉडी खुद ही, तो ये मॉर्टैलिटी रेट और भी कम हो जाता है। और एक बार मीज़ल्स या खसरा होने के बाद
आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। दूसरी बार ये बीमारी आपको अमूमन नहीं होती। तो मीज़ल्स 12 से 18 जिसका इन्फेक्शन रेट है, अगर हम उसका 15 एक एवरेज मानकर चलें कि 15 लोगों को कोई मीज़ल्स संक्रमण एक आदमी से हो सकता है 15 आदमियों को, तो कितने परसेंट लोगों को इम्यून होना पड़ेगा कि खसरा जड़ से ख़त्म हो सके। तो वैल्यू पिछले फॉर्मूले से ही हम देखते हैं, 1 - 1/r, r 15 है, तो 0.93 या 93%। तो दुनिया की जनसंख्या को में जब आप 93% लोगों को मीज़ल्स से इम्यून बना देंगे वैक्सीन देकर, या उन्हें मीज़ल्स खुद होगा वो खुद इम्यूनिटी बनाएंगे, तो 93% लोग जब उससे इम्यून हो जाएंगे तो वो वायरस आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि वैक्सीन्स कितना टाइम लगाती हैं आने में। तो वैक्सीन्स, किसी भी वैक्सीन की बनने की 5 स्टेजेस रहती हैं। सबसे पहले उस वायरस को एक लेबॉरेटरी में बनाया जाता है। दूसरी स्टेज में उस वायरस में कुछ स्टेन्स चेंज किए जाते हैं, उसको कमज़ोर बनाया जाता है। तीसरी स्टेज में उनको जानवरों पे उनका ट्रायल होता है, एनिमल ट्रायल होता है, ये देखने के लिए कि वो कितना इफ़ेक्टिव है। और चौथी स्टेज में क्लिनिकल या ह्यूमन ट्रायल होते हैं। इन 4 स्टेजेस के बाद 5वीं स्टेज पर इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होती है और उसके बाद कोई वैक्सीन मार्केट में आती है। तो इस समय तक क्लिनिकल प्रोडक्शन किसी भी दवाई की कामयाब अभी नहीं हुई है, और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने में और मार्केट में ये दवाई आने में फ़िलहाल टाइम लगेगा। जो 40 दिन का लॉकडाउन इंडिया ने किया है अभी तक, और जो सोशल डिस्टेंसिंग आगे फॉलो करनी है, वो इसलिए है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो। क्योंकि अल्टीमेट रिज़ल्ट यही है कि अगर क्योंकि वायरस आ चुका है और वायरस को जब तक कैरियर मिलते रहेंगे वो ख़त्म नहीं होगा। और वायरस इज़ वेरी इन्फेक्शियस, बहुत इन्फेक्शियस वायरस है और जल्दी फैलता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखने से ये होगा कि उसकी जो मल्टीप्लायर है वो कम हो जाएगा, और जो हर्ड इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होगी और नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप इस वायरस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई लॉकडाउन नहीं रहता या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते, तो वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा और एग्जिस्टिंग जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, और जो मृत्यु दर है, जो मॉर्टेलिटी रेट है, वो बहुत हाई हो जाएगी। तो वायरस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, जब तक उसको कैरियर मिलते रहेंगे वो स्प्रेड होता रहेगा। अलग अलग देशों ने कोरोना से निपटने के लिए अपने अपने तरीके से स्ट्रैटेजीज भी बनाई हैं। एक स्ट्रैटेजी अमेरिका की है, जिसमें उन्होंने इस वायरस को स्प्रेड होने दिया पॉपुलेशन में, ताकि एक बार पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाए या तो वो लोग इम्यून हो जाएंगे, कुछ लोगों की डेथ होगी, पर उसके बाद ये वायरस डिक्लाइन होगा, ख़त्म हो जाएगा। किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो या मीज़ल्स वैक्सीन हो, उसका पर्पस भी यही होता है कि मैक्सिमम लोगों तो एक वीकेंड वायरस पहुंचाया जाए, जिससे वो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। और अमेरिका का ये तरीका, ये बहुत एक रिस्की तरीका है। इसमें 2 रिस्क हैं। एक तो सबसे पहले कि वायरस म्यूटेट कर सकता है, हो सकता है वायरस एक डिफरेंट तरह की म्यूटेशन ले और जो इम्यूनिटी है वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहे। दूसरा, जो लोग एकदम से इन्फेक्ट होंगे, बहुत डेथ रेट बहुत हाई होगा, तो एक शॉर्ट टर्म में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होंगी, और ये माना जा रहा है या अमेरिका ऐसा सोच रहा है कि उसके बाद ठीक हो जाएगा, लोग इम्यून हो जाएंगे और समस्या ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हो भी सकता है, बट अगर ऐसा हुआ भी
तो भी कैजुअलिटीज़ बहुत होंगी। अगर 5% डेथ रेट भी माना जाए तो लगभग 34 करोड़ अमेरिका की जनसंख्या है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ कैजुअलिटीज़ 5% मॉर्टेलिटी रेट से भी माने जा सकते हैं। ये तब जब कोई भी सरकार एक्शन नहीं लेती और वायरस को नेचुरली स्प्रेड होने देती। इंडिया में जो कोरोना वायरस की मॉर्टेलिटी है वो लगभग 3% है, ईरान में 7% है, किसी किसी कंट्री में 5 या 6% भी हैं। अगर हम एवरेज 5% इसकी मॉर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर माने तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है अगर एकदम से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। इसलिए आने वाले टाइम में जैसे लॉकडाउन ओपन होता है, कम से कम अगले 1-1.5 साल तक, जब तक कोई वैक्सीन, इफ़ेक्टिव वैक्सीन नहीं आ जाती और वो आप एडमिनिस्टर नहीं करने लगते लोगों को, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना ज़रूरी है। इसलिए ताकि लोग एक साथ इन्फेक्ट ना हो। इन्फेक्शन थोड़ी थोड़ी करके आए, वो आनी है, इन्फेक्शन से नहीं बचा जा सकता। वायरस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, वो स्प्रेड करेगा। तो जो मैक्सिमम इस टाइम किया जा सकता है वो ये है कि उसका मल्टीप्लायर कम किया जाए। अगर वो 4 दिन उसका मल्टीप्लायर है कि एक आदमी 4 लोगों को इन्फेक्ट करता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो 2 पे लाया जाए या 1 पे लाया जाए, ताकि जो वायरस का स्प्रेड है वो स्लो हो और जो हर्ड इम्यूनिटी